बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद आरजेडी कोटे से कार्तिक सिंह को कानून मंत्री बनाया गया है, लेकिन कानून के नज़र में वो अपहरण के एक मामले में फरार चल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जो पीड़ित पक्ष हैं राजीव कुमार सिंह, उनके वकील अमरज्योति शर्मा जी, और ये कागजात हैं सारे जो बताता है कि कैसे मामला बना और हाई कोर्ट का एक जजमेंट भी है। अमरज्योति जी, ये पूरा मामला है क्या? जो अपहरण का मामला हुआ था, मुझे संक्षेप में बताइए, और उसके बाद कोर्ट ने क्या आदेश दिया इसमें? ये मामला वर्ष 2014 का है। ये बिहटा थाना कांड संख्या 859/2014 ये कांड है और ये आईपीसी के अन्य धाराओं के अलावा धारा 364 जो कि हत्या के इरादे से किया गया अपहरण का मामला है। इसमें विक्टिम राजीव रंजन सिंह उर्फ राजू सिंह के अपहरण का मामला है और उनके ही 164 के बयान के आधार पे कार्तिकेय सिंह का नाम इस कांड में आया है, उजागर हुआ। और वर्ष 2017 में कार्तिकेय सिंह ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए याचिका डाली थी, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया और उसके उपरांत उन्होंने अपने विरुद्ध मामले को निरस्त खारिज करने हेतु धारा 482 के तहत कॉशिंग एप्लीकेशन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष डाला, जिसे भी विड्रॉ कर लिया गया और उसमें भी उनको कोई रिलीफ माननीय न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया। गत 14 जुलाई को कार्तिकेय सिंह के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट दानापुर जुलाई 2022 जी 2022 को माननीय न्यायालय दानापुर द्वारा उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निर्गत किया गया और उसके उपरांत अभी तक जो प्राप्त जानकारी है वो उसमें केस में सरेंडर नहीं किए हैं और अभी भी वो गिरफ्तारी वारंट उनके विरुद्ध लंबित। तो ये गिरफ्तारी वारंट लंबित है, और तो क्या इसमें पुलिस की मिलीभगत है जो उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया? अगर ये 14 जुलाई 2022 को वारंट इश्यू हुआ और उसके बाद ये कल पद और गोपनीयता की शपथ भी ले लेते हैं, तो ये कानूनी रूप से कितना वैध है ये शपथ? देखिए, शपथ की वैधता पर मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, इस पे मत अलग अलग भिन्न हो सकते हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा न्यायालय के आदेश को का पालन करना ये बहुत ज़रूरी है किसी भी सभ्य समाज में, और अगर नहीं किया गया है तो हम उसका कारण नहीं कह सकते हैं कि ऐसा क्यों नहीं किया गया है। लेकिन वारंट निर्गत हुआ है और वो एसएसपी पटना के माध्यम से ही एग्जीक्यूट होने के लिए न्यायालय द्वारा भेजा जाता है। तो अभी तक उन्होंने जमानत नहीं लिया? मेरी कल तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्होंने निचली कोर्ट में सरेंडर करके अपना बंध पत्र नहीं दिया है। अब तो वो मंत्री बन गए हैं, वो भी कानून मंत्री, तो आपको क्या लगता है कि एक कानून मंत्री को गिरफ्तार करने के लिए अब क्या प्रक्रिया अपनानी होगी? देखिए, गिरफ्तारी पुलिस का काम है और आमतौर से ऐसा होता है कि किसी भी एमएलए, एमपी, एमएलसी इनके विरुद्ध जब वारंट होता है तो स्पीकर ऑफ द हाउस या मंत्री के उसमें गवर्नर साहब को इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि इस तरह की बात है। अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो इसलिए हम इस पे और आगे कुछ कह नहीं सकते। तो इसमें क्या वारंट 14 जुलाई को इश्यू हो गया? जी। तो आपको क्या लगता है कि पुलिस ने क्यों नहीं गिरफ्तार किया इन्हें? देखिए, ये मेरे पार्ट पे स्पेक्यूलेट करना किसी कारण का या क्यों नहीं हुआ ये उचित नहीं होगा, लेकिन तथ्य ये है कि वारंट है, न्यायालय द्वारा निर्गत किया गया है। गिरफ्तारी किन परिस्थितियों में नहीं हुई है इसका जवाब आपको पुलिस ही दे सकती है, ये
मेरे लिए उचित नहीं। अच्छा, कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर जाता है और उसके पास उसके खिलाफ अगर अरेस्ट वारंट है और फरार चल रहा है कानून के नज़र में और गिरफ्तारी नहीं देता है और संवैधानिक पद पर शपथ ले लेता है, तो उसके खिलाफ लीगली क्या प्रक्रिया अपनाई जा सकती है? क्या क्या कुछ अन्य मामला दर्ज हो सकता है कि आपने पद और गोपनीयता की शपथ ली कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित संविधान के नियमों का पालन करूंगा, लेकिन आपने पालन तो नहीं किया, तो इसके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई भी हो सकती है, कोई केस दर्ज हो सकता है? जी, आम तौर से तो ऐसा नहीं देखा जाता है कि इस तरह का कोई प्रक्रिया होता है, और जो आम नागरिक के लिए कानून है वही सबके लिए है। प्रक्रियाओं में थोड़ी सी जटिलता आती है अगर आप किसी संवैधानिक पद पे हैं। उसके लिए जैसा मैंने कहा कि माननीय राज्यपाल महोदय को एक इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि साहब इस तरह की बात है, उनका परमिशन सीख किया जाता है किसी भी मंत्री के लिए। विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य के लिए वहाँ के स्पीकर चेयरमैन साहब को इसका इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, उनका परमिशन सीख किया जाता है। ये जटिलताएं हैं और ये कानूनी प्रक्रिया है, जटिलता नहीं कहना चाहिए, प्रक्रिया है और इसी के हिसाब से काम होता है। आज तक कोई ऑल्टरनेट मामला दर्ज करने का मुझे नहीं लगता है कि 2014 में जो ये मामला हुआ था राजीव रंजन सिंह या राजीव कुमार सिंह जो हैं, तो हुआ क्या था पूरा मामला? अपहरण क्यों किया गया था उनका? ये वाजिदपुर गांव से इनका अपहरण हुआ था। उसमें कई लोग इन्वॉल्व थे, अनंत सिंह भी इन्वॉल्व थे, उसमें कई लोगों के नाम केस में आए और यही इसी आरोप पे ये कांड दर्ज हुआ था। उसके कुछ समय के उपरांत 164 का बयान पुलिस द्वारा जो पीड़ित थे उनका कराया गया। चूँकि वो सबको पहचानते थे और उन्हीं का अपहरण हुआ था, तो उन्होंने सारे नाम माननीय न्यायालय के समक्ष। आरोप क्या लगा था? किस हुआ था, क्या दबाव बना? आरोप यही है कि 364 का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति का अपहरण हत्या के मकसद से जब किया जाए। इसमें पूर्व विधायक अनंत सिंह भी शामिल थे इस केस में। जो आरोप है वो यही आरोप है। चार्जशीट में क्या दायर? चार्जशीट में पुलिस ने माननीय पूर्व विधायक अनंत सिंह के खिलाफ चार्जशीट दिया है और उसमें जो एलिगेशन लगाए गए, जो आरोप लगाए गए, उन्हें सत्य पाया है। कार्तिक सिंह के खिलाफ क्या लिखा है? कार्तिक सिंह के खिलाफ पुलिस द्वारा ये लिख के न्यायालय को दिया गया कि पर्याप्त साक्ष्य इनके विरुद्ध उपलब्ध नहीं, लेकिन माननीय न्यायालय ने सारे तथ्यों का अवलोकन करने के उपरांत अपराध का संज्ञान लेना उचित पाया है और उसके बाद वारंट निर्गत किया गया। वारंट इश्यू।